अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें जिसका नाम है जी वीकेंड शाइन विद एनिशा। अच्छा, सबसे एक चीज़ जो मैं हमेशा सुनती हूँ, मैं जब भी किसी के पास बैठती हूँ तो एक चीज़ मुझे सुनने को ज़रूर मिलती है, जिसे कहते हैं जी हम डायबिटिक पेशेंट हैं और हमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। कोई छोटी सी भी बीमारी होती है वो तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर कुछ लोगों के सवाल और बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़, जितनी ज़ुबानें और उतनी सारी बातें। फिर ये कहा जाता है कि ये बताएं क्या ये बीमारी ख़त्म होती है? तो कोई जवाब मेरी तरफ से नहीं आता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। तो आज मैंने सोचा कि इन सारे सवालों का जवाब मैं आज आपको अपने शो में दूंगी और अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर तरीके से डिटेल में सारी चीज़ें पता चले तो आज का शो आपने मिस नहीं करना। हमारा शो देखना है पूरा 1 घंटा। हम आपके साथ हैं, हमारे साथ डॉक्टर्स भी मौजूद होंगे और साथ साथ हम आपकी लाइव कॉल भी लेंगे। लाइव कॉल आप किस तरह से कर सकते हैं? टीवी स्क्रीन पे फ़ोन नंबर आ रहे हैं, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। और मैं सबसे पहले वेलकम करूंगी हमारे साथ बहुत प्यारी सी हमारी डॉक्टर है, डॉक्टर मिसबा माजिद, फैमिली फिजिशियन है इन शम्सी हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, हमारे साथ जो हमारे दूसरे डॉक्टर मौजूद हैं जो हमें तमाम मालूमात देंगे, उनको भी मैं वेलकम करती हूँ। शोभा ज़ियाबदीस और एंडोक्रोनोलॉजी के सरबराह मेमन हॉस्पिटल में हैं वो डॉक्टर नदीम नईम साहब, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, ये सवाल तो मैं बहुत सारे सवाल है ना। अच्छा, कुछ सवाल आपने खुद भी दिए हैं कि ये यहाँ से स्टार्ट करना है, पर सबसे पहले मैं आप लोगों को वेलकम कहूँगी कि आप हमारे शो पे आए और इसके साथ साथ आज लोगों को वो चीज़ें सुनने को मिलेंगी जो वो सुनना चाहते हैं। क्योंकि हम लोगों को बीमारियाँ तो हो जाती हैं पर हमें ये नहीं पता होता कि आया इस बीमारी का इलाज है या नहीं है। और कुछ लोगों को तो बहुत सारी चीज़ें जो अब हम आगे भी डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि 14 नवंबर को ही ज़ियाबतीस का आलमी दिन क्यों मनाया जाता है? 14 नवंबर को ज़ियाबतीस का आलमी दिन ख़ास तौर पर सर फ्रेडरिक बेंटिंग की याद में मनाया जाता है, जो कि बेसिकली इनका बर्थ डे है और ये इंसुलिन के मौजूद हैं। इन्होंने सर चार्ल्स वेस्ट के साथ मिलकर इंसुलिन 1921 में ईजाद की और 1922 में इसका बड़ा कामयाब तजुर्बा भी हुआ एक पेशेंट के ऊपर, तो उनसे मंसूब किया जाता है यह दिन 14 नवंबर को। ठीक है जी। अच्छा, एक सवाल अब आपके जाने आता है। अब इंसुलिन की बात हुई तो थोड़ा सा मैं इस तरफ आ जाती हूँ क्योंकि फिर सिलसिला इन सवालों का भी रहेगा। तो मैं इंसुलिन की बात करूँगी कि लोग ये कहते हैं, अक्सर लोगों की बात ये होती है कि मेडिसिन पे आप रहें तो ठीक है, पर कुछ लोगों को मैंने ये भी सुनते हुए देखा है, बोलते हुए कि इंसुलिन जो है वो बेस्ट है, वो करनी चाहिए, ना कि आप मेडिसिन लें। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके अंदर एक थीम आती है हमारे पास जिसे हम लोग कहते हैं बेस्ट मेडिकेशन फॉर बेस्ट पेशेंट। अक्सर मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ तो उसमें अक्सर मेरा एक क्वेश्चन जो मैं देता हूँ ना, वो क्वेश्चन ये होता है कि अच्छा, जो आर्टिस्ट बैठे होते हैं आप बताएं कि इनमें से कौन सी मेडिकेशन बेस्ट है, और उसका जो आंसर होता है ना वो होता है एवरी वन ऑफ देम। हर पेशेंट डिफरेंट पेशेंट होता है। किसी पेशेंट के अंदर इंसुलिन फर्स्ट लाइनर होगी, किसी पेशेंट के अंदर इंसुलिन लास्ट लाइन के ऊपर होगी। इस वक्त जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का एल्गोरिदम आया है उसमें इंसुलिन को फर्स्ट लाइन नहीं रखा गया है। यही सवाल अगर आप मुझसे 1975 में पूछती तो मैं आपको कहता कि जी इंसुलिन इज डेफिनेटली दी बेस्ट मेडिकेशन। लेकिन अब इतनी अच्छी मेडिकेशंस आ गई हैं जो वेट लॉस भी करवाती हैं, जो एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की प्रोटेक्शन भी करवाती हैं, जो आपकी शुगर को भी मैनेज कर सकती हैं। तो इस वजह से अब पूरी दुनिया के अंदर इंसुलिन फर्स्ट लाइनर नहीं है, एक्सेप्ट फ्यू पेशेंट, कुछ ऐसे पेशेंट जिनके अंदर इंसुलिन डिफिशिएंसी होती है। डिफिशिएंसी का मतलब ये है कि उनके अंदर कैटाबॉलिज्म हो रहा है, उनका तेजी से वेट गिर रहा है, वेट बढ़ नहीं पा रहा है, उनके अंदर एब्सोल्यूट डिफिशिएंसी होती है इंसुलिन की, उनके अंदर तो इंसुलिन फर्स्ट लाइनर है। लेकिन अगर मैं जनरल टाइप 2 डायबिटीज की बात करूँ तो इंसुलिन चौथे या पांचवें नंबर पे आती है। मच बेटर मेडिकेशन अवेलेबल है इस वक्त जो हम हमेशा इंसुलिन से पहले देके कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ठीक है, मैं अब आपकी जानिब आऊँगी, आपसे सवाल करूँगी। ज़ियाबतीस के जो आलमी दिन है वो उसका जो लोगो है वो गोल और नीले रंग का क्यों है दायरे में? अच्छा, मुझे नज़र भी आ रहा है, पीछे है। ये भी है। अच्छा, आपके पास भी? ठीक है जी, मैं लगाना भूल गई हूँ, आपने मुझे नहीं दिया, ये बड़ी चीटिंग है, आज मेरे पास होना चाहिए। बेसिकली ब्लू कलर को जो है वो डिनोट किया गया है डायबिटीज से, और सर्कल मीन्स यूनिटी, मीन्स वी हैव टू यूनाइट टू प्रिवेंट द डायबिटीज, कि हमें इकट्ठा होके यकजहती के साथ इस बीमारी के खिलाफ लड़ना है। WHO की एक थीम है कि यूनाइट अगेंस्ट डायबिटीज। ब्लू कलर बेसिकली स्काई को शो करता है क्योंकि वैसे जमीन हम सबकी अलग है लेकिन आसमान सबका एक चाहे है। वो अमेरिकन है या किसी भी मुल्क का है या पाकिस्तानी है, तो आसमान हम सबका सेम है। तो अगर आसमान सेम है तो इसका मतलब है कि हम सबको इकट्ठे होकर यूनाइट होना है, क्योंकि डायबिटीज भी सबकी सेम। डायबिटीज इतनी तेजी से पूरी दुनिया में प्रेवलेंट होती जा रही है
कि शायद इस वक्त पूरी दुनिया में कैंसर से ज़्यादा अमवात जो है वो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से होती हैं, बल्कि शायद नहीं, कंफर्म पूरी दुनिया में कैंसर से 3 गुना ज़्यादा अमवात डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से हो रही हैं। तो अगर हम अभी यूनाइट ना हो सके तो डेफिनेटली फिर हम कभी यूनाइट नहीं हो सकते। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोगों का ये होता है कि जैसे ही बच्चों की पैदाइश होती है और उनको जो है ये डायबिटीज़ का जो मर्ज़ है वो बचपन से ही, पैदाइश से ही होता है, बल्कि कुछ तो ऐसा होता है कि जब कुछ औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो तब से उनको ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा, बच्चे जो पैदा होते हैं और उनको वो जो होती है वो क्या वक्त के साथ ख़त्म हो जाती है या फिर वो पूरी ज़िंदगी रहती है? देखिए, इसमें ना ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। हाँ। टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, कंजेनाइटल डायबिटीज़ होती है और टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। अगर हम बात करते हैं कंजेनाइटल डायबिटीज़ या टाइप 1 डायबिटीज़ की, यानी वो शुगर जिसमें शुरू से इंसुलिन लगानी पड़ती है, वो एक ऑटो इम्यून। ठीक है जी। अच्छा, हम आपका यहीं से पूरा प्रॉपर जवाब लेंगे, डिटेल में लेंगे। हमें ब्रेक का जो है वो लिंक आ गया, तो ब्रेक लूँगी, मैं वापस आऊँगी। जी नाज़रीन, हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। मैं आपकी जानिब आऊँगी क्योंकि ब्रेक पे जाते वक्त एक सवाल था कि पैदाइश होते ही बच्चे को जो है वो डायबिटिक पेशेंट होता है, इस पे हम बात कर रहे थे कि वो रहेगा या कुछ अरसे के लिए होता है और वो क्यों होता है। ये सारे सवाल मैंने एक साथ इसलिए पूछे कि जब आप बताएं तो फिर पूरी प्रॉपर डिटेल दें। देखिए, असल में अगर हम डायबिटीज़ की टाइप्स पे बात करें ना, तो डायबिटीज़ वैसे तो मुख्तलिफ किस्म की होती है, 6-7 क्लस्टर्स होते हैं, लेकिन हम अगर सिंपल करें तो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, नियोनेटल डायबिटीज़ होती है। नियोनेटल डायबिटीज़ बेसिकली वो डायबिटीज़ होती है जो आपके जीन्स में होती है, पैदाइश के फ़ौरन बाद होती है और वो कभी रिवर्ट नहीं हो सकती। आपको लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लगानी पड़ती है, आप उसको रोक नहीं सकते। टाइप 1 डायबिटीज़ 10, 12, 15, 6 साल, 7 साल इस एज के अंदर प्रेजेंट करती है। ये भी ऑटो इम्यून होती है और इसको भी रोकने का ऐसा अभी तक कोई तरीका नहीं है। इसमें भी इंसुलिन लाइफ लॉन्ग लेनी होती है। अक्सर हमारे पास छोटे बच्चों के वालिदैन आते हैं कि डॉक्टर साहब वो फलाना तो गोलियों के ऊपर है, फलाना गोलियों के ऊपर है, क्या इंसुलिन बंद हो सकती है? तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये जवाब है कि इंसुलिन कभी बंद नहीं हो सकती। अच्छा, क्या इंसुलिन लगाते हुए एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है? तो हमारे एक बहुत मशहूर क्रिकेटर और एक हमारे बहुत मशहूर टीवी एक्टर, उनकी आजकल फिल्म भी बड़ी अच्छी आई है, वो भी इंसुलिन लगाते हैं और जब वो इंसुलिन लगाते हैं उस लेवल पे पहुंच सकते हैं तो आपका बच्चा उससे भी कहीं बेहतर लेवल पे पहुंच सकता है। अच्छा, कौन सी डायबिटीज़ रोकी जा सकती है जिसके ऊपर हमें ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए, वो है टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है। आज से 15 साल या 20 साल पहले हमें ये पढ़ाया जाता था कि टाइप 2 डायबिटीज़ एडल्ट एज में होती है, 40, 45, 50 साल की उम्र में। अब ये चीज़ सामने आ रही है कि वही टाइप 2 डायबिटीज़ जिसको रोका जा सकता है वो 15 साल, 16 साल, 14 साल के बच्चों में आ रही है। क्या रीज़न है उसका? उसके रीजंस में एक रीज़न ये है जो आप बता रही हैं कि मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गेस्टेशनल डायबिटीज़ थी, यानी प्रेगनेंसी वाली शुगर, और वो कंट्रोल ना की जा सकी। जब वो कंट्रोल ना की जा सकी तो बेबी का साइज बढ़ता चला जाता है और फिर लार्ज बेबी पैदा होता है। अच्छा। ये बात प्रूवन है कि अगर बेबी का साइज बढ़ रहा है या लार्ज बेबी पैदा हो रहा है तो उस बेबी को आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस एज कम्पेयर टू वो बेबी जो नॉर्मल कंडीशन में हुआ है या वो बेबी जिसकी मदर की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुगर कंट्रोल थी, बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि मदर अगर शुगर कंट्रोल करेगी प्रेगनेंसी में तो आगे बेबी के फ्यूचर का सवाल है, बेबी को फ्यूचर में शुगर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, एक चीज़ होती है उसे हम लोग कहते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग वर्ड का मतलब होता है कि शुगर होने से पहले उसको पकड़ लेना। अब अगर स्क्रीनिंग गाइडलाइन की बात की जाए तो वही 15 साल पहले स्क्रीनिंग गाइडलाइन ये थी कि टाइप 2 डायबिटीज़ को पकड़ने के लिए आपको ब्लड शुगर लेवल करवाना है 30 या 35 साल की उम्र में। अभी जो एडीए का नया एल्गोरिदम आया वो ये कहता है कि अगर आपका बच्चा एशियन है, आपका बच्चा ओवरवेट है, तो 10 साल की उम्र से टाइप 2 डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग शुरू कर दी जाए। यानी कि हम सब एशियन है, पाकिस्तानी है, अगर हमारा बच्चा ओवरवेट है, और हम ओवरवेट को पता है क्या कहते हैं, हमारी जो माएँ हैं वो समझती हैं कि शायद हमारा गोगलू सा जो बच्चा है ना वो बड़ा हेल्दी है। अब वो जो गोगलू सा बच्चा है वो बेसिकली ओवरवेट है। तो वो ओवरवेट बच्चा अगर 10 साल की उम्र को पहुंच गया है तो एडीए की गाइडलाइन ये कह रही है कि 10 साल की उम्र से आप बच्चे की शुगर साल में एक दफा चेक करना शुरू कर दें, यानी कि चांसेस हैं कि उस बच्चे को शुगर हो सकती है। यानी अब हम वहां से जहां मतलब हमने स्टार्ट किया था, कितने परसेंट? देखिए, परसेंट तो हम कोई एज सच परसेंट नहीं बता सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली बच्चे तो नजर आएंगे। डेफिनेटली मुझे टाइप 2 डायबिटीज के 15 साल के बच्चे भी नजर आते हैं
फीमेल्स हमारे पास पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के साथ आती हैं, चेहरे पे बाल हैं डॉक्टर साहब, वेट बढ़ रहा है, गर्दन पे काले निशान हो रहे हैं, पीरियड्स में गड़बड़ आ रही है, वो हमारे पास आती है, हम उनके टेस्ट करवाना शुरू करते हैं और पता चलता है कि 15 साल की बच्ची जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हो चुकी है। अब मैं उसमें क्या करता हूँ, बीइंग अ डॉक्टर, ज़ाहिर बात है कि वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट किसी 15 साल की बच्ची पे ये कि मैं शुगर की मरीज़ा बन गई हूँ और ये हमेशा चलेगी, बहुत सीवियर होता है। मैं उन्हें कहता हूँ कि आप ये जो आपने HbA1c का टेस्ट करवाया ना, ये छुपा दें, आपको शुगर नहीं है, हम आपको डाइट देंगे, हम आपको एजुकेशन देंगे, आप 6 महीने के अंदर शुगर को रिवर्ट कर लोगे और फिर आप हमेशा के लिए भूल जाओ कि आपको शुगर थी। यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो छोटे बच्चों में हो चुकी है वो रिवर्ट भी हो जाती है और वो हमेशा के लिए रिवर्ट हो जाती है। क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि जिस वजह से हुई थी आप उस वजह को ख़त्म कर दें, और वो वजह क्या थी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वेट का बढ़ना, चाहे वो पैदाइश के वक्त वेट का बढ़ना था या बाद में वेट का बढ़ना था। मैडम कुछ ऐड करना चाहिए? अवेयरनेस का मकसद ये है कि हम जो आगाही पैदा करें अपने तमाम जो भी आम लोग हैं कि कौन सी रीजंस हैं जो कि शुगर के होने का बाइस बनती हैं। अगर हम उसको शुरू से ही, अगर लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होगा, आगे ही होगी, तो डेफिनेटली वो उसके लिए कोशिश करेंगे। उसके लिए बहुत सादा सी चीज़ें जो हमें करनी है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। आजकल जंक फूड जो है वो बच्चों में बहुत कॉमन हो चुका है, बड़ों में भी बहुत ज़्यादा पराठों का, घी का इस्तेमाल नहीं करना होगा। बेकरी के आइटम्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इनको हमें जो है वो उसकी जगह सादा खाने को और सादा पानी को जो है तरजीह देनी होगी। फिज़िकल एक्टिविटी, हमारा लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी हो गया है आजकल। बैठे बैठे, पहले ग्राउंड्स होते थे, बच्चे भी क्रिकेट खेलते हुए या मुख्तलिफ जो है वो एक्टिविटीज़ में नज़र आते थे। आजकल आपको हर बच्चे के हाथ में मोबाइल नज़र आएगा। इवन 2 साल का बच्चा भी जब बैठना सीखता है तो उसके भी हाथ में जो है वो माँ मोबाइल ज़रूर दे देती है, वो अपने कार्टून्स देख रहा होता है। अभी चीज़ इतनी बढ़ती चली जा रही है कि हमारे यहाँ फिज़िकल एक्टिविटी ना होने के बराबर है ये। तो अगर हम थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करें जिसमें वर्जिश है, या वर्जिश में लोग अक्सर लाइफस्टाइल में नींद का भी ना, हम लोग रात की नींद नहीं लेते। अगर मैं कराची वालों की बात करूं तो रात की नींद नहीं है हम लोगों की। इसमें वही है कि हम नेचर के करीब रहें, कि फितरत में अल्लाह ताला ने रात को सोना और दिन को जागना रखा हुआ है। तो डेफिनेटली अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, बैलेंस रखेंगे, अगेन अगर हम अपनी ज़िंदगी में वॉक को या फिज़िकली एक्टिव, मतलब गाड़ी के सफ़र के निस्बत अगर आपने बाज़ार जाना है और वो 10 मिनट के भी रास्ते पर है तो आप पैदल चलने को तरजीह दें, ना कि आप जो है वो बाइक और अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करें। अपनी हेल्थ को जो है वो तरजीह दें। टेस्ट की जगह आप हेल्दी डाइट इस्तेमाल करें, सादा ग़िज़ा रखें, अगेन नींद अपनी भरपूर लें। और स्पेशली ये इन चीज़ों का ख्याल उन लोगों को रखने की ज़्यादा ज़रूरत है जिनके अंदर रिस्क फैक्टर्स है, जैसे मोटापा है, फैमिली हिस्ट्री मौजूद है, या फिर वो एक गेस्टेशनल डायबिटीज़ के साथ जो माँ थी उनके बच्चे हैं, उनमें इन चीज़ों का ज़्यादा। अच्छा, इसी के साथ एक और सवाल है, और वह सवाल इसलिए है कि बहुत सारे घरों में ना ये एक वजह है लड़ाई की, हस्बैंड और वाइफ में। और आज मैं ये बिल्कुल क्लियर करने वाली हूँ बात। मुझे ये बताइएगा, अगर हस्बैंड को डायबिटिक पेशेंट है तो वाइफ को हो जाएगी? नहीं, एग्जैक्टली ये कम्युनिकेबल डिजीज मतलब नहीं है। अब ये चीज़ पूछने का मकसद ये था कि काफ़ी लोग जब हमें मिलते हैं तो वो ये कहते हैं मेरे हस्बैंड को जो है ना वो डायबिटिक पेशेंट है तो अब मुझे भी हो जाएगी। तो अच्छा, मैंने ऐसा कभी सुना नहीं, तो मैंने कहा यार कभी मौका मिले तो मैं पूछूं, और आज मौका मिला तो आप जरूर बताएं। पार्टली सच भी है, पार्टली। अच्छा, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज तो नहीं है। हाँ। लेकिन जिस वजह से हस्बैंड को हुई है, जाहिर है वो हस्बैंड भी एक्सरसाइज नहीं करता, लेटा रहता है और वो खाने भी उसी किस्म के खाता है, तो वाइफ भी खा रही है। तो पार्टली ये सच भी हो सकता है कि मेरे हस्बैंड को डायबिटीज इसलिए है क्योंकि मैंने उसको मीठा खिला के और हलवे बना के खिला के उसको मोटा कर दिया, तो वो हलवे अगर मैं खाती हूँ तो मुझे भी हो जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि ये जो मर्ज है ये मीठा खाने से होता है या सोच से होता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन से होता है, किन चीजों से होता है? क्योंकि हमारी एक सोच है कि मीठा अगर आप खाएंगे तो फिर तो आपको होनी है। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए मल्टी फैक्टोरियल है। मल्टी फैक्टोरियल का मतलब होता है कि इसमें कुछ जेनेटिक कंपोनेंट भी होता है, यानी आपकी फैमिली में हिस्ट्री हो, और ज़्यादा एनवायरमेंटल कंपोनेंट होता है। एक्सरसाइज, जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया, एक्सरसाइज ना करना, वॉक ना करना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कैलोरीज यूज़ करना। डायरेक्टली शुगर खाने से नहीं होती, लेकिन शुगर में कैलोरीज इतनी ज़्यादा होती हैं कि अगर आप 3 चमचे चीनी के डाल लेंगे, जैसे 1 चमचे चीनी में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक रोटी में भी 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम रोटी से तो परहेज करना शुरू कर देते हैं कि मैंने आधी रोटी खाई है और उसके बाद फिर मैंने 2 चमचे चीनी के डाल के वो जो चाय का कप मैंने पी लिया, उस चाय के कप में 3
यानी कि टोटल 3 रोटियों के बराबर कार्बोहाइड्रेट्स है। और अगर मैंने वो कोल्ड ड्रिंक के साथ पिया क्योंकि वो खाना हजम हो जाए भाई, तो उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो है वो 6 चमचे चीनी के बराबर कार्बोहाइड्रेट्स थे। इनफैक्ट छोटे बच्चों की अगर मैं बात करूं, मैं जो भी सेमिनार्स या सिम्पोजिया अरेंज करवाता हूँ, मेरी सबसे पहले उसमें शर्त यही होती है कि भाई कोल्ड ड्रिंक नहीं होनी चाहिए। एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर 6 चमचे चीनी के यानी 6 रोटियों के बराबर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। क्या आप अपने 3 या 3.5 साल के बच्चे को कभी 6 रोटियां खाना अलो कर सकते हैं? लेकिन आप उसी बच्चे को एक कोल्ड ड्रिंक देना अलो कर रहे हैं। अगर मुझसे कोई पूछे ना लास्ट ईयर 2021 के अंदर पूरी दुनिया में ग्लोब के ऊपर सबसे अच्छी चीज क्या हुई, तो मैं इवन तस्वीर के साथ कोट करता हूँ अपने लेक्चर्स में। वो जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ना एक कोल्ड ड्रिंक उठा के रखी, वो एक सिंगल एक्ट ने इतनी अवेयरनेस क्रिएट की थी कि हम सब डॉक्टर मिलकर पूरी दुनिया में पूरे साल में क्रिएट ना कर पाए। हमें इस किस्म की अवेयरनेस क्रिएट करनी है, इन चीज़ों से बचना है। जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि पानी पीना है, पानी बेटर है बजाय इसके कि हम कोल्ड ड्रिंक्स लेना शुरू कर दें। चीनी से परहेज है। गुड़ अक्सर लोग समझते हैं कि जी गुड़ बड़ा अच्छा है, अब वो गांव में बनता है तो उसके अंदर शायद पता नहीं चीनी नहीं होती है। एक चमचे गुड़ में उतने ही कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जितने एक चमचे चीनी में होते हैं। एक और कॉन्सेप्ट जी, ब्राउन शुगर अच्छी है। मैं हमेशा ये ब्राउन है, नीली है, पीली है, काली है, जैसी भी शुगर है, शुगर होती है। किसी भी शुगर में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो शुगर से परहेज करना है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ले सकते हैं लेकिन वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में। हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि शायद ये चीज़ पतला करती है, जो वो टीवी में ऐड आ रहे होते हैं ना, चाय में डालने वाली गोलियां जो भी XYZ, तो हमें लगता है वो पतला करती है। वो पतला नहीं करती है, वो चीनी के मुतबादिल के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में। अभी एक रिसेंटली स्टडी आई है, पब्लिश हुई है यूके के अंदर, जिसमें इन्हीं गोलियों के ऊपर स्टडी की गई है। और ये बात प्रूवन है कि अगर ये गोलियां एक लिमिटेड क्वांटिटी से ज़्यादा ली जाएं तो ये भी दिल के दौरे का बायस बनती है। लेकिन अगर उसी लिमिटेड क्वांटिटी में ली जाए तो कोई नुकसान भी नहीं देती है। अक्सर लोग रोक देते हैं कि पता नहीं मेरे फलाने ने कहा था कि दिल का दौरा पड़ता है तो मैं ये तो नहीं खाऊंगा, दिल का दौरा करेगा, चीनी डाल लूंगा थोड़ी सी ब्राउन वाली, क्योंकि वो शायद उसके अंदर पता नहीं शुगर नहीं होती है। तो आपको अपने डॉक्टर से सारी चीज़ें पूछनी चाहिए। इनफैक्ट आपके डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एजुकेट इस तरीके से आपको करें कि आपके जहन में जो भी सवाल है उनका जवाब हो जाए। और फिर जाहिर है कि हमारे टीवी चैनल तो हैं जिसमें हम हमेशा एजुकेट करने के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जो मैंने हार्ट पेशेंट देखे हैं, अगर उनको दिल की कोई बीमारी है तो वही मसला है, ठीक है। अगर आप डायबिटीज़ की तरफ आ जाते हैं तो फिर अगर आपको बुखार हुआ है तो वो भी बहुत ज़्यादा हो गया, सर में दर्द है तो वो भी ज़्यादा हो गया। और फिर अगर मैं औरतों की, ये दोनों चीज़ें मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप दोनों से मुझे जवाब चाहिए कि अगर मैंने काफ़ी औरतें देखी जो डायबिटिक पेशेंट हैं, उनको अगर स्किन का कोई प्रॉब्लम हुआ, उनको अगर फंगस हुआ तो वो सालों साल रहता है। कोई भी बीमारी वो लिमिटेड टाइम के लिए नहीं होती, वो बहुत एक लंबा अरसा खींच लेती है। बेसिकली जो शुगर का मर्ज होता है इसमें क़ुव्वत मुदाफ़अत आम लोगों के निस्बत कम हो जाती है, जिसकी वजह से अगर हम देखें, बल्कि बहुत सारे लोगों को या स्पेशली ख़वातीन को जो फर्स्ट टाइम टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोज भी होती है, तो वो कोई बहुत ही प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन चल रहा होता है, स्पेशली जो फंगल इन्फेक्शन की आपने बात की, उसकी ट्रीटमेंट के लिए आती हैं। और फिर जब उनका टेस्ट कराया जाता है तो पता चलता है कि उसके साथ जो है वो उनको शुगर की भी बीमारी है। तो अगेन उसमें यही बात है कि ये जो डायबिटीज़ है ये बेसिकली एक बीमारी बहुत सारी चीज़ों के बाद होती है। अगेन आपकी अगर ओबेसिटी, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत की कमी है और आपके जीन्स में ये चीज़ मौरूसियत में मौजूद है, तो ये इसका साथ हो सकता है। और बाकी हमारे डॉक्टर एक बड़ा कॉमन सा फ्रेज आता है कि पेशेंट ऑफ डायबिटीज डू नॉट डाई बिकॉज ऑफ डायबिटीज, पेशेंट ऑफ डायबिटीज डाई बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अक्सर लोग समझते हैं कि पैरों में जख्म शायद शुगर की वजह से होते हैं। नहीं, पैरों में जख्म उसी वजह से होंगे जिस वजह से नॉर्मल लोगों को पैरों में जख्म होंगे, लेकिन वो जख्म ठीक नहीं होते। क्यों ठीक नहीं होते? उसकी वजह यह कि बिकॉज ऑफ डायबिटीज पैरों की नसें कमजोर हो चुकी होती हैं, चाहे वो महसूस करने वाली नसें जिन्हें नर्व्स कहते हैं या ब्लड की सप्लाई करने वाली नसें जिन्हें आर्टरीज या कैपिलरीज कहती है, दोनों कमजोर हो चुकी होती हैं। तो जब वहाँ ब्लड ही नहीं पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली जिस्म का इम्यून सिस्टम वहाँ पहुंच नहीं पाएगा। इसी तरीके से पेशेंट ऑफ डायबिटीज हैव गॉट 4 टाइम्स रिस्क फैक्टर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, यानी कि दिल के दौरे के चांसेस शुगर के मरीज को नॉर्मल पॉपुलेशन से 4 गुना ज़्यादा होते हैं। इसी तरह गुर्दे की बीमारियां, इसी तरह आंखों की बीमारियां, आंखों का अंधापन होता है, इसी तरह और मुख्तलिफ बीमारियां हैं जिनके चांसेस पेशेंट जो है फिर साथ साथ ये चीजें होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। उनकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती है। और इसके साथ साथ इसीलिए जब हमारे पास कोई भी डायबिटिक पेशेंट आता है तो उनका कुछ मखसूस दौरानिए के बाद उनके आँखों का मुआयना, उनके गुर्दों के लिए मुख्तलिफ टेस्ट, ताकि पता चले कि गुर्दों की कारकर्दगी कैसे जा रही है, डायबिटीज़ की किसी कॉम्प्लिकेशन का शिकार तो नहीं हो रहे। उनके पैरों का मुआयना किया जाता है
और इसके अलावा भी उनसे उनके जो जनरल हेल्थ है उनको चार्ट वगैरह दिया जाता है जिसमें पता चलता है कि शुगर कंट्रोल है या नहीं है। और उसके साथ साथ ये तमाम जो लैब्स में होने वाले टेस्ट हैं ये बताते हैं कि उनकी जो जिस्म है आया वो किसी कॉम्प्लिकेशन का शिकार तो नहीं हो रहा। तो उसकी इस तरह से हम इसको प्रिवेंशन की तरफ ले जा सकते हैं इनकी होने वाली कॉम्प्लिकेशन। ठीक, अच्छा, दो चीज़ें हैं, एक तो शुगर होती है हाई, एक होती है लो। कुछ लोगों को होती ही लो शुगर है, क्या वो भी शुगर कहलाती है? नहीं, देखिए वो दो भी चीज़ें। इसी मर्ज में आती है? अगर तो पेशेंट डायबिटीज़ का शिकार है, पहले से गोलियां ले रहा है, ठीक। तो बहुत सारी ऐसी मेडिकेशन आती है जिसमें इंसुलिन है, सल्फोनाइल यूरियाज है, जो कि तेज़ी से शुगर गिरा सकते हैं ठीक। अगर पेशेंट डाइट चार्ट को फॉलो नहीं करता। तो वो डेफिनेटली वो लो तो मेडिसिन की वजह से हुई। लेकिन अगर किसी की शुगर डायबिटीज़ का शिकार नहीं है फिर भी लो हो रही है तो इसमें बहुत सारी डिफरेंट तरह की बीमारियाँ आती हैं। अच्छा। हम उनको डायबिटीज़ नहीं नहीं कहते। कहते। इंसुलिनोमा आती है, रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमियाज होते हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो शुगर को लो कर सकती है। इसमें एक बड़ा ना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहूँगा। जी। लोगों को लगता है कि शायद अगर मेरी शुगर 85 आ रही है तो लो है, या 80 आ रही है तो लो है। लो की डेफिनेशन यही है कि आपकी शुगर एटलीस्ट 70 से कम होनी चाहिए। अगर आपकी शुगर 70 से ज़्यादा है तो आप उसको लो नहीं कह सकते। मेरे पास बहुत मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी, घबराहट सी हो रही थी, मैंने शुगर चेक की तो 82 आ गई। लो थी, मैं भागा जल्दी से चीनी वीनी उठा के मैंने पी ली। 82 इज़ नॉट लो। लो वर्ड का मतलब है कि 70 से कम। तो अगर आपकी शुगर 70 से कम नहीं है तो हम इसको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं कहते, और अगर हाइपोग्लाइसीमिया नहीं कहते तो हम इसकी इन्वेस्टिगेशन यूजुअली नहीं करवाते। लेकिन फिर भी अगर आपको सिम्टम आ रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर वही देखेगा जो शुगर का डॉक्टर होता है, बेसिकली वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहलाता है या फैमिली फिजिशियन होते हैं। वो स्टार्ट वहीं से होता है, वही टेस्ट करवाना शुरू करते हैं और उसके बाद फिर जो स्पेशलिटी होती है वो उस स्पेशलिटी की तरफ रेफर कर देते हैं। लेकिन वो डायबिटीज़ नहीं कहलाती। नहीं कहलाती, क्योंकि अक्सर लोगों को यही सुना है कि है पर हमारी शुगर हाई नहीं होती है। अच्छा, ये शुगर और ये अल्फाज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बड़े आम से अल्फाज है और मैं अपने उन लोगों को समझाना चाहती हूँ और सवाल भी कुछ मैं बड़े हल्के अंदाज में इसलिए कर रही हूँ कि वो हमारी बात को समझ पाए। बहुत मुश्किल, क्योंकि हम बिल्कुल उनको ही समझा रहे हैं। इसमें ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि अगर एक शुगर का मरीज़ है वो कुछ ऐसी दवाएं इस्तेमाल कर रहा है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इंसुलिन ले रहा है या सल्फोनाइल यूरिया, जो बेसिकली हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर की जो नॉर्मल सतह होती है उसको नीचे लाती हैं और उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हम उनको अलामात ज़रूर बता देते हैं कि आप महसूस करेंगे कि अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, ठंडे पसीने आ रहे हैं, तो आप अपनी फ़ौरन शुगर चेक करें। अगर ये एक आध दफ़ा हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बार बार उस दवा के इस्तेमाल के साथ ऐसा हो रहा है तो आप अपने मौलिद से ज़रूर रुजू करें ताकि वो उन दवाओं को बदल सकें। ठीक है, ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, एक कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा भी देखा जाता है कि कोई 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो आपको अपनी मेडिसिन चेंज करनी है, क्या ये ज़रूरी है? नहीं, देखिए ये इस तरीके से नहीं फॉलो होता। मेडिसिन में चेंज डेफिनेटली आता है अगर आपकी शुगर कंट्रोल्ड है। रूल ऑफ थंब ये है कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल्ड है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही है, तो आपको मेडिसिन चेंज नहीं करनी। लोगों को लगता है कि शायद 10 साल मैंने ये मेडिकेशन खा ली तो उसका काम खत्म हो चुका है। आते हैं हमारे पास, डॉक्टर साहब 10 साल से यही खा रही हूँ, चेंज कर दें। मैंने कहा क्यों चेंज कर दूँ? इस वजह से चेंज कर दें कि 10 साल खा लिया, अब जिस्म को आदत हो गई। अच्छा, जब उनके टेस्ट देखे जाते हैं तो बिल्कुल ठीक आ रहे होते हैं। रूल ऑफ थंब किसी भी, यूजुअली किसी भी बीमारी में यही होता है कि अगर चीज़ें ठीक आ रही हैं तो आप चीज़ों को ना छेड़ें, अनलेस कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन मिल गई है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को शुगर कंट्रोल्ड भी है, दिल का दौरा पड़ गया है, तो अब वो वाली मेडिकेशन देंगे जो कि शुगर को कंट्रोल करने के अलावा दिल के दौरे को भी बचाए। या फालिज का हमला हो गया है या पैरों में जख्म हो गया है, तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। वरना यूजुअली अगर किसी की शुगर कंट्रोल है तो हम मेडिकेशन चेंज नहीं करते हैं। लेकिन शुगर इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजीज, ये हमेशा आगे बढ़ती है। ऐसा बहुत कम होता है कि 10 साल पहले उसी गोली के ऊपर शुगर कंट्रोल थी और आज भी उसी गोली के ऊपर कंट्रोल्ड है, अनलेस कि आपने अपने वेट को बहुत अच्छा कंट्रोल रखा हुआ है। हम ये जो बात कर रहे थे ना, हमने स्टार्ट लिया था वेट गेन का, और इंसुलिन बड़ी बेस्ट मेडिकेशन है इस चीज़ का। तो जैसे जैसे न्यू मेडिकेशन आती जा रही हैं जो वेट लॉस करवाती हैं, तो ये जो वेट गेन वाली मेडिकेशन है या शुगर गिराने वाली मेडिकेशन है जिसमें इंसुलिन और सल्फोनाइल यूरिया आती हैं, ये हमारे एल्गोरिदम में नीचे आती जा रही हैं। अब ये सिर्फ तभी हम देते हैं जब हमारी फर्स्ट लाइन मेडिकेशन या सेकंड लाइन मेडिकेशन या तो काम नहीं कर रही होती या कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा कर रही होती है। और एक वक्त आएगा आज से 15 या 20 साल के बाद कि शायद इंसुलिन हमें कोई वंस इन अ ब्लू मून देनी पड़ेगी, वरना खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से सल्फोनाइल यूरिया जो किसी ज़माने में फर्स्ट लाइनर थी और हम बड़े शौक से दिया करते थे, बल्कि इनफैक्ट पाकिस्तान में तो अब भी लोग बड़े शौक से देते हैं, वो भी खत्म हो जाएगी और बिल्कुल आनी ही बंद हो जाएगी। उसका रीज़न ये है कि शुगर की बेसिक पैथोफिजियोलॉजी वेट गेन है ना। तो आप वेट गेन से होने वाली बीमारी को ऐसी दवाई से कंट्रोल करें जो कि खुद वेट गेन करवाती है, तो ये कोई बहुत अच्छा आइडिया ना हुआ जब आपके पास वेट लॉस वाली मेडिकेशन भी अवेलेबल है।
तो कोशिश किया करें कि जब आपकी मेडिकेशन कोई चल रही है, अगर वो वेट गेन करवा रही है तो आप अपने डॉक्टर साहब के पास जाएं, और अगर बिना कॉम्प्लिकेशन के उसको स्विच किया जा सके उस मेडिकेशन की तरफ जो वेट लॉस करवाती है, जो गुर्दे बचाती है, जो आंखें बचाती है, जो दिल के दौरे से बचाती है, तो वाई नॉट गो हेड फॉर दैट मेडिकेशन। अच्छा, मुझे एक चीज़ थोड़ा सा ज़रूर पूछना है कि अक्सर मैंने देखा है डायबिटिक जो पेशेंट हैं वो साथ एक ज़रूर मेडिसिन लेते हैं जिससे ब्लड जो वो कहते हैं कि पतला हो जाता है। अब ये चीज़ मुझे थोड़ी सी पूछनी है कि आया ये ज़रूरी है? क्या ब्लड इतना गाढ़ा हो जाता है, अगर मैं आम सादा अल्फाज में बोलूँ, ताकि मेरी जो मुझे जो मेरे देखने वाले हैं वो समझ पाएँ इस बात को, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को सुना कि ये तो है जी, ये मेरी बीमारी की है और ये मेरे खून पतला करने की मेडिकेशन। तो मैंने कहा यार ये रूटीन में रोज़। अच्छा, यही सवाल अगर आप मुझसे ना 4 साल पहले पूछती तो मैं कहता कि अगर आप 50 साल से ज़्यादा हैं और आपको शुगर है तो आपको वो खून पतला करने वाली मेडिकेशन ज़रूर लेनी। ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि क्योंकि शुगर के मरीजों को दिल का दौरा पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वाई नॉट उनका खून पतला कर दिया जाए ताकि दिल के दौरे के चांसेस कम हो जाएं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट 4-5 साल पहले तक था। ठीक है। फिर एक ट्रायल आया, उस ट्रायल में हज़ारों पेशेंट का डेटा था। उस ट्रायल ने ये बताया कि अगर आप किसी पेशेंट को जिसको पहले ही दिल का दौरा या फालिज का हमला नहीं हुआ है उसको बिला वजह खून पतला करने वाली गोली दे रहे हैं, तो दिल के दौरे के चांसेस तो थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन दिमाग की नस फटने वाले फालिज के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यानी आप एक बुरे को ख़त्म करने के लिए उससे ज़्यादा बुरा कर रहे हैं। तो अब वो कॉन्सेप्ट, अब हमारी गाइडलाइन चेंज हो चुकी है। हर पेशेंट को हर पेशेंट को नहीं देनी है वो एस्प्रीन या वो दिल खून पतला करने वाली मेडिकेशन, अनलेस कि आपका डॉक्टर समझे कि आप हाई रिस्क हैं दिल के दौरे के लिए, या आपको ऑलरेडी कोई दिल का दौरा या फालिज का हमला या पैर के अंदर जख्म जिसमें पैर की ब्लड सप्लाई कम हो गई थी हो चुका है। हर पेशेंट के लिए खून पतला करने वाली मेडिकेशन नहीं है, फॉर गॉड सेक। तो आप अपने डॉक्टर से पूछेंगे, डॉक्टर साहब ये मैं 10 साल से खा रहा हूँ, क्या अब आप हमें बताएं कि अब गाइडलाइन में मैं उसी किट क्राइटेरिया में फिट हो रहा हूं या ये बंद कर देनी चाहिए? तो अब हम बंद करते जा रहे हैं वो चीज़ जो 5 साल पहले हम शुरू करते जा रहे थे, अब हम पेशेंट लो रिस्क देखते हैं, बंद करते जा रहे हैं, अनलेस के कोई प्रॉपर इंडिकेशन हो खून पतला करने वाली। ठीक, आप कुछ कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल जो है ममालिक सिर्फ हाई रिस्क पेशेंट्स में ही इस दवा को एडवाइस करें। अगेन वही बात आ गई कि अगर आपके अंदर आपके फैमिली हिस्ट्री है कार्डियक डिजीज़ की या हार्ट अटैक की, या फिर आपको प्रीवियसली कोई एंजाइना का या दिल का जो है वो अटैक हो चुका है, या आपका खून गाढ़ा है यानी कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा है, आपका वज़न आप ज़्यादा है, अगेन आप रिस्क फैक्टर्स आपके ज़्यादा हैं, तो फिर ये दवा तजवीज़ की जाती है। इसमें भी आपका डॉक्टर को डिसाइड करने दें, सिर्फ खुद से ना डिसाइड करें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना या वज़न ज़्यादा होना भी अब इंडिकेशन एज सच डायरेक्टली नहीं रही है। आपको अपने डॉक्टर को रिस्क कैलकुलेट करने दें, फिर वो रिस्क कैलकुलेट करने के बाद वो डिसाइड करेगा। हर पेशेंट में नहीं, इवन हाई रिस्क पेशेंट में भी नहीं, अगर वो रिस्क उस एरिया से ज़्यादा आ रहा है फिर दी जाती है। अगर मैं अपनी प्रैक्टिस की बात करूँ ना, से मैं अगर रोज़ाना 70-80 पेशेंट देखता हूँ तो उसमें से शुगर के होते हैं 70, और 70 में से 3 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको मुझे एस्प्रिन देनी पड़ती है, यानी कि 70 में से 67 पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें एस्प्रिन नहीं देनी पड़ती। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, और होते सारे मोटे हैं और सबका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, लेकिन स्टिल जब मैं रिस्क कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि नहीं, इस पेशेंट को नहीं देनी। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अब गाइडलाइन ये कहती है कि एस्प्रिन नहीं देनी है, अनलेस के हाई रिस्क, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हाई रिस्क पेशेंट। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, जो डायबिटिक पेशेंट है, अब ये 2 सवाल हैं, ठीक है। पहले तो मैं इस तरह से करूँगी, जो डायबिटिक पेशेंट है उनकी सेक्सुअल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। ये वो लोग हैं जो मैरिड हैं, ठीक है, जिनको शादी के 4-5 साल बाद हुई है शुगर, ठीक है। अच्छा, कुछ जो बच्चे आपने बताया कि 15 साल की उम्र से उनको है, तो वो जब एक एज आएगी 25 साल की, यानी कि 10 साल से वो इस बीमारी के साथ लड़ रहे हैं, आया जब उनकी एक नई लाइफ शुरू होगी तो वो भी डिस्टर्ब होगी। और तीसरा इसी के साथ, क्योंकि ये पूरी एक लड़ी है कि कुछ लोगों की जब शादी होती है और वो कोई 10-15 साल से इस बीमारी से लड़ रहे होते हैं और वो मैरिड लाइफ उस तरह नहीं गुजार सकते, और फिर एंड ये होता है कि वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो इस पे आपने ज़रूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे हर पेशेंट को ये लगता है कि शायद इस बीमारी की वजह से ऐसा हो रहा है। इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि अ डिजीज़ कंट्रोल्ड इज़ नॉट अ डिजीज़। कोई भी ऐसी बीमारी जो कंट्रोल्ड है वो कभी बीमारी नहीं कहलाती। हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनको पिछले 50 साल से शुगर है, हम उनके गुर्दों के टेस्ट करवाते हैं, आंखों के टेस्ट करवाते हैं, दिल के टेस्ट करवाते हैं, हाथों पैरों की नसों को देखते हैं, एंड एवरीथिंग इज फाइन। यानी वो शुगर जो पिछले 50 साल से है कोई डैमेज पैदा नहीं कर पाई है। तो इसी तरीके से कोई भी बीमारी अगर आप वेल कंट्रोल रखेंगे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो बहुत बात की बात है, जो बेसिक कॉम्प्लिकेशन है ये भी नहीं हो पाती। डेफिनेटली इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है शुगर के अंदर, ये ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी की वजह से होता है।
ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी भी जिस तरह से बाकी न्यूरोपैथी अनकंट्रोल्ड शुगर के साथ डेवलप होती है, इसी तरीके से ये भी डेवलप होती है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। अनकंट्रोल्ड शुगर अगर आपकी 5 या 6 साल से चल रही है तो उसके बाद फिर कॉम्प्लिकेशन डेवलप होना शुरू होंगी और उसके बाद इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बारी आती है। मीडिया ने या शायद गूगल ने या शायद यूट्यूब ने इतना ज़्यादा लोगों को मेंटली डिस्टर्ब कर दिया है कि जैसे ही उनको शुगर होती है वो पहला सवाल यही गूगल पे सर्च करना शुरू कर देते हैं और फिर वहाँ पे कोई ना कोई यूट्यूब के ऊपर कोई यूट्यूबर बैठा होता है जिसकी कोई नॉलेज नहीं होती, जो डॉक्टर नहीं होता, या डॉक्टर होता है तो एक जनरल डॉक्टर होता है MBBS, और वो बैठ के आपको शुगर के बारे में वो चीज़ें बता रहा होता है और आप मेंटली इतने डिस्टर्ब हो जाते हो कि आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप कर लेते हो। पाकिस्तान में इरेक्टाइल डिसफंक्शन या सेक्सुअल वीकनेस का सबसे बड़ा रीज़न साइकोलॉजिकल है, इट्स नॉट डायबिटीज़। हम क्या करते हैं, हम उनको एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ देते हैं और 2 महीने बाद वही पेशेंट बड़ा खुश होकर आ रहा होता है। यानी कि एंटी डिप्रेसेंट दवाई देने से सेक्सुअल वीकनेस ठीक हो जाती है। मैंने कहा कि आप खाना शुरू कर दें, आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न यही है। डायबिटीज़ डेफिनेटली करवा सकती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में करवा सकती है, अनकंट्रोल्ड हो करवा सकती है। आपको अगर 15 साल की उम्र से शुगर हो गई है और आपने उसको 50 साल की उम्र तक वेल कंट्रोल रखा हुआ है, तो जिस तरह से बाकी कॉम्प्लिकेशन से आप बचे रहेंगे, इस कॉम्प्लिकेशन से भी बचे रह सकते हैं। पर डॉक्टर साहब, शुगर कंट्रोल करना हर किसी के बस की बात है, क्योंकि आपको हमारा, मैं अगर कराची की बात करूं, अभी तो हमें हर शहर से देखा जा रहा है, कराची का लाइफ स्टाइल जिस तरह का है, वो लोग वो लाइफ स्टाइल नहीं छोड़ सकते। नहीं, लेकिन अगर करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। करना चाहें तो आप डाइट करके अपना वेट कम कर सकते हैं। करने वाले करते हैं। देयर इज अ वे, मशहूर कहावत है। अगर आप करना चाहते हैं तो इंसान से ज्यादा मजबूत अल्लाह ताला ने कोई चीज़ नहीं बनाई, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। पूरी दुनिया का डेटा है जो ये कहता है कि पूरी दुनिया में, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, कराची की बात भी नहीं कर रहा, पूरी दुनिया के अंदर HbA1c के टारगेट अचीव करने का रेशो 40% से ज़्यादा नहीं। यानी 40% लोग शुगर के मरीज HbA1c या शुगर को कंट्रोल कर पाते हैं, 60% नहीं कर पाते। लेकिन अगर मैं अपनी ही बात करूं या हमारे सेटअप्स की बात करूं तो हमारे ऐसे डॉक्टर साहिबान मौजूद हैं, जैसे हमारे आखान के एक डॉक्टर साहब हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका पेशेंट जब मेरे पास आता है तो मेरे जहन में यही बैठा हुआ होता है कि इसकी शुगर तो कंट्रोल होगी, एंड बाय गॉड उनका HbA1c कंट्रोल होता है। मेरे पेशेंट 70-80% पेशेंट HbA1c किसी ना किसी तरीके से डरा के उनको समझा के, उनको एजुकेट करके, मेडिसिन के ऊपर ला के, उनको दिल के दौरे से डरा के कंट्रोल कर लेते हैं। अगर आपका फिजिशियन कैपेबल है और आप फिजिशियन की बात मानते हैं तो देयर इज अ नो वे कि आप अपनी शुगर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बहुत पेशेंट ऐसे हैं जो अपनी शुगर को हमेशा वेल कंट्रोल रखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक और सवाल, वो ये सवाल है, थोड़ा सा मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ कि कोई भी मेडिसिन अगर आप लॉन्ग टाइम उसका इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे किसी भी बीमारी की हो, कुछ लोगों को तो ऐसी आदत होती है कि सुबह उठते ही हल्का सा सर में दर्द है तो उन्होंने सर के दर्द की फ़ौरन भाई टैबलेट पानी में डाली और खा ली, ठीक है। तो डायबिटिक पेशेंट है, अगर वो इंसुलिन पे है या मेडिसिन पे है और एक लॉन्ग टाइम जो कि उसने लेनी है, अब उसका लाइफ स्टाइल इस तरह का हो चुका है, तो क्या इस मेडिसिन से एक वक्त के बाद उनको वीकनेस, कोई नुकसान, इस तरह की चीज़ें होती हैं? देखिए, आप देंगे तो? देखिए, सबसे पहले इंसुलिन की बात कर लेते हैं। इंसुलिन से तो उस तरह से नुकसानात नहीं होते क्योंकि वो हमारे ही इंसानी जिस्म का ही एक हार्मोन है। कुछ अरसे बाद या कुछ लोकल इसके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं जिसके हवाले से मालिक जो है वो अपने मरीज़ को बता देता है। बाकी जो दवाएं हैं उनके बारे में कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो फौरी तौर पर हो जाते हैं। जैसे हमने दवा तजवीज़ की तो मरीज़ बताता है कि उसको मतली की कैफियत हो रही थी या वो उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा, उसको डायरिया, एक बहुत कॉमन जो एक बहुत ही आम दवा दी जाती है मेटफॉर्मिन, उसकी वजह से हो जाता है। फिर लॉन्ग रन में अगर हम देखें तो कुछ दवाएं अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही है तो दवाएं भी जो है वो जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स में असर करती हैं, जिसमें ख़ास तौर पर किडनी शामिल है। तो उसके जब रूटीन टेस्ट कराए जाते हैं और हम देखते हैं कि ये वाले फंक्शंस जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं या मरीज़ को दवा सूट नहीं करी, तो फिर उसको मालिक जो है वो तब्दील कर देता है। बाकी इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, कोई दवाई गुर्दे ख़राब नहीं करती, स्ट्रेट अवे, इसमें कोई तीसरी राय नहीं है। ठीक है। पेशेंट हमारे पास आता है, डॉक्टर साहब वो फलाना इंसुलिन ले रहा है और मेरी दवाई जो है ना वो मेटफॉर्मिन गुर्दे ख़राब करती है, फलानी दवाई गुर्दे ख़राब करती है। दुनिया की कोई दवाई, अगर मैं बात करूँ शुगर की मेडिकेशन की, प्रूवन है कि गुर्दे ख़राब नहीं करती। किडनी या तो किडनी न्यूट्रल है, किडनी न्यूट्रल का मतलब है गुर्दों पे असर नहीं डालती, या किडनी बेनिफिशियल है। बहुत सारी नई दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि इवन गुर्दों के मरीज़ हमारे पास आते हैं, उनका क्रेटिनिन 1.6 होता है या 7 होता है, हम उनको गोली चेंज कर देते हैं शुगर की, और वो शुगर की गोली चेंज करने से वो 1.2 होना शुरू हो जाता है। तो स्ट्रेट अवे बिल्कुल इसमें क्लियर आंसर है कि कोई शुगर की दवाई कभी गुर्दे खराब नहीं कर सकती। गुर्दे खराब आपके कर सकती है आपकी अनकंट्रोल्ड शुगर, और जब वो अनकंट्रोल्ड शुगर आपके गुर्दों को उस लेवल पे ले जाती है जिस लेवल पे फिर वो दवाई नहीं दी जा सकती।
इसलिए नहीं कि वो गुर्दे खराब कर रही है, इसलिए कि गुर्दे खराबी की वजह से वो दवाई एक्सक्रीट नहीं हो पाएगी या वो दवाई कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगी, फिर हम वो दवाई बंद कर देते हैं। अब लोगों को ये लगता है कि फलाने मरीज के गुर्दे खराब हो गए थे तो डॉक्टर साहब ने मेडिसिन बंद कर दी थी तो इसी ने खराब किए होंगे। नहीं, उसने खराब नहीं किए, गुर्दे खराबी की वजह से हम वो दवाई नहीं दे पा रहे थे, इस वजह से हमें इंसुलिन देनी पड़ी थी। लेकिन स्ट्रेट अवे मैं अपने जो भी ऑडियंस है उनके लिए बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि अपने जहन में ये बात बिठा लें कि अगर कोई दवाई गुर्दे खराब कर सकती होती तो वो कब की बैन हो चुकी होती। एक दवाई थी रोजीग्लूटाजोन, बहुत दी थी हम लोगों ने, मैं तो खैर उस वक्त नहीं था, लेकिन यूके और यूएसए और पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी, बड़ी चली, कुछ अरसे बाद पता चला कि वो दिल के दौरे के चांसेस बढ़ा रही थी, स्ट्रेट अवे बैन हो गई। उसके बाद अमेरिकन ने, एफडीए ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि जो भी नई दवाई आएगी उसके ऊपर बड़ी स्टडी की जाएगी, देखा जाएगा कि कहीं वो दिल के दौरे या गुर्दों की खराबी के चांसेस बढ़ा तो नहीं रही है, और अगर वो बढ़ा रही होगी तो फौरन बैन कर दी जाएगी। और अभी तक रोजीग्लूटाजोन के बाद कोई दवाई बैन नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक लास्ट सवाल चंद अल्फाजों में आप जवाब देंगे, क्योंकि ये जवाब मुझे ज़रूर अपने देखने वालों के लिए चाहिए, हालांकि टाइम की कमी होगी बहुत ज़्यादा। मुझे ये बताएं कि ये जो डायबिटीज़ एक मर्ज़ है, ये मर्ज़ कभी ख़त्म हो सकता है या ज़िंदगी जब तक आप जी रहे हैं आप इसके साथ जिएंगे? देखिए, इसमें डायबिटीज़ रिमिशन का कॉन्सेप्ट आज से पहले नहीं था, अब आता जा रहा है। डायबिटीज़ रिमिशन का मतलब है कि डायबिटीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना। अगर आप न्यूली डायग्नोस्ड हैं और आपका रीज़न आपका वेट ही है, आपका वेट ज़्यादा है और हम वेट को कंट्रोल कर लें, तो बहुत से हमारे ऐसे मरीज़ होते हैं जिनकी डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है और सालों से ख़त्म ही रहती है बिना मेडिकेशन के। लेकिन अगर आप ओल्ड डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, यानी आपको 15 साल, 10 साल, 20 साल हो चुके हैं, तो फिर डेफिनेटली टाइप 2 डायबिटीज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, फिर आपको मेडिसिन के सहारे ही रहना पड़ता है, क्योंकि उस वक्त पेनक्रियाज के अंदर इतना डैमेज आ चुका होता है कि उसका जो रिजर्व या पूल है ना वो बचा नहीं होता। लेकिन न्यूली डायग्नोज पेशेंट हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 15 साल की बच्ची हमारे पास आती है, डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाती है, हम डायबिटीज़ रिवर्ट कर देते हैं और वो फिर अगले 10 साल तक पता भी नहीं चलता कि मरीज को शुगर थी। तो डायबिटीज़ इफ न्यूली डायग्नोज इज डेफिनेटली रिवर्सिबल। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस हवाले से हम एक चीज़ को ज़रूर याद क्योंकि रखें, लास्ट मेरे पास मिनट टाइम है मेरे पास कि हमें न्यूज़ आ चुकी है, क्योंकि टाइम ऐसा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम। और बहुत सारे सवाल थे पर कोशिश मैंने किया कि जो सवाल मुझे लगता है कि लोग सुनना चाहते हैं तो मैंने वो सवाल किए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए। नाज़रीन, आपने देखा हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा, और यकीनन आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी और बहुत सारी चीज़ें जो समझ नहीं आई तो अगली बार आपके वो सवाल मैं फिर से दोबारा करूँगी। और एक ही बात जो आपको बताया गया, अपना लाइफ स्टाइल जो है उसको थोड़ा सा बदलें, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, अच्छा सादा खाना खाएं और भरपूर रात की नींद लें। ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत और आपकी फैमिली, आप हमेशा खुश रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।